अरावली की परिभाषा करो, जबकि अरावली पहले से ही परिभाषित है, सैकड़ों सालों से परिभाषित है। न कोई जरूरत थी, न इस 100 मीटर को लाने में कोई वैज्ञानिक तथ्य है। FSI ने कहा था भाई 3 मीटर स्लोप फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जनता के लिए 3 मीटर जो 3 डिग्री का स्लोप हो वो पहाड़ मान नहीं हो, तो वो भी इन्होंने दरकिनार कर दी। मतलब जो पर्यावरण मंत्रालय ने रिपोर्ट दी उसमें अंतर्विरोध है अपनी ही रिपोर्ट में। इकोसिस्टम जो है वो तोड़ा नहीं जा सकता, फ्रेगमेंट नहीं हो सकता, और इकोसिस्टम का कंजर्वेशन कंटिन्यूअस होता है और हाइट से आधार पर उसको हम तोड़ा नहीं सकते। बीच बीच में माइनिंग या हाइट का कोई पहाड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा पेज छोड़ दिया कि मान लो मानेसर की पहाड़ी पे माइनिंग कर रहे थोड़ी देर मान लो, तो माइनिंग वाले कहेंगे हम तो गांव के साथ पहाड़ के साथ वाला कंटूर मानेंगे है। वो दूसरा कहेगा जी हम लोवेस्ट, कहाँ लोकल, कौन सा लोकल प्लेटफॉर्म हो गया, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब जिसको चाहे वैसे घुमा लेगा। जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, आपके पड़ोसी हैं। आप मूल रूप से महेंद्रगढ़ जिले के हैं और वो आपके पड़ोसी अलवर से सांसद हैं और केंद्र में पर्यावरण वन विभाग संभाल रहे हैं। आप उनका ज्ञानवर्धन कर सकते थे, उनको बता सकते थे, वो खुद विद्वान है, शायद आपकी बात मान जाते और अधिकारियों को फटकार लगा सकते थे। पहले इन्होंने 2023 में ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को अमेंड किया, वो भी एक तरह से अरावली को ध्यान में रख के या एक तरह से वनों का विनाश आधारित था। तो उसके बाद ये मेरे को नहीं, लगभग सभी को लगने लग गया था कि मंत्री जी का दिशा कहीं से और कहीं से आ रहा है, ये जो शोधन कर रहा है या अमेंडमेंट कर रहा है, इससे वन बचेंगे नहीं। 10,000 एकड़ में अरावली में जंगल सफारी गुरुग्राम नेवार गुरुग्राम नू इसकी सीमा में विकसित होनी है, तो जंगल सफारी को लेकर के भी आपका क्या नजरिया है? क्या इसका असर उस पर भी पड़ेगा? क्योंकि अरावली का अगर टोटल का क्षेत्र देखें तो मैक्सिमम राजस्थान में जी जी, तो 90% राजस्थान के हो जाए। अगर मैं हरियाणा का, मैंने खुद सर्वे सीट पे बैठ के अनुमान लगाया जी, परिवर्तन हो सकता है, तो 95 से 98, 99% हरियाणा का बाहर हो जाएगा, तो साफ हो जाएगी, फिर तो कोई बचेगा ही नहीं कुछ भी। कॉलोनाइजर कॉर्पोरेट का हस्तक्षेप होगा वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि वही तो कराते हैं सारे निर्णय बैकडोर से, तो जो पैसे देगा वो खेलेगा, सीधी सी बात है। तो ये तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। इस निर्णय को अगर हम लागू करते हैं तो अरावली नाम की चीज ही नहीं बचेगी। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NGP हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान है भगवा वस्त्रधारी, लेकिन ये भगवा वस्त्रधारी के साथ साथ जो हम इनके पास पहुंचे हैं, ये वन मामलों के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं। गुरुग्राम से ही इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी वन संरक्षक के पद से। पहले RP बालवान थे और अब स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती। तो हम ज्ञानानंद सरस्वती के पास पहुंचे हैं कि RP बालवान के पास? दोनों ही टू इन वन है। तो फॉरेस्ट की जो जानकारी, जो समझ है इनके पास, वह बहुत गहरी समझ है। और अरावली की तो रग रग से, मैं कल बता रहा था अपने एक वीडियो में, रग रग से वाकिफ है कि अरावली कहाँ से, कैसे, कितनी प्राचीन और क्या क्या इसके लाभ हैं। और हम इनके पास इसलिए पहुंचे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई, वो इसलिए दायर की गई है कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि अरावली की जो हाइट है 100 मीटर की, 100 मीटर का जो क्षेत्र है वो पहाड़ी नहीं माना जाएगा। वह अरावली को लेकर के आदेश नहीं है, लेकिन वह अरावली पर भी लागू होगा। वह आदेश ऐसा है कि 100 मीटर से ऊंचा कोई भी स्ट्रक्चर होगा वह तो पहाड़ है, और 100 मीटर से कम का है वह पहाड़ नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो 20 दिसंबर को रिकॉर्ड किया गया था। आज 22 दिसंबर है। इस बीच दरिया में काफी पानी बह चुका है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान आ चुका है। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह लोग ज्ञापन दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट कहा है कि यूट्यूबर्स कुछ इस तरह की बातें उठा रहे हैं, जबकि हकीकत में अरावली को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन आम जनता के बीच यही धारणा है कि केंद्रीय मंत्री बेवकूफ बना रहे हैं, अरावली को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचेगा। लोग कह रहे हैं कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में अरावली का अस्तित्व पूरी तरह समाप्ति की कगार पर पहुंच जाएगा अगर यह नियम लागू हुआ। लेकिन हम विशेषज्ञ नहीं हैं, इसी कारण हम विशेषज्ञ के पास पहुंचे थे, उनके पास पहुंचे जो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे। इसीलिए 20 दिसंबर को जो हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया था वह 22 दिसंबर को आपको अब दिखा रहे हैं।
इसी को लेकर के इनकी चिंता थी, दूसरे जो पर्यावरणविद है उनकी चिंता थी, और ये सभी लोग चिंतित थे। इसी बीच आरपी बालवान यानी स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, अनुरोध लेकर के, रिक्वेस्ट लेकर के। आदेश के खिलाफ तो क्या बोलेंगे, तो रिक्वेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कैसे मन में आया, क्यों सुप्रीम कोर्ट गए, यहीं से शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा हम बात कर लें हाँ जी। कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 20 नवंबर 2025 को ये निर्णय किन परिस्थितियों में दिया। तो ये मामला काफी समय से दूसरे विषय में चल रहा था कि ये 100 मीटर की परिभाषा करो या अरावली की परिभाषा करो, जबकि अरावली पहले से ही परिभाषित है, सैकड़ों सैकड़ों सालों से परिभाषित है। न कोई जरूरत थी, न इस 100 मीटर को लाने में कोई वैज्ञानिक तथ्य है, न कोई अन्य कोई आधार है। एक ये जो बिल्डर लॉबी थी, माइनिंग माफिया था, उन्होंने एक, मैं तो यही कहूँगा, माननीय उच्चतम न्यायालय या हमारे मंत्रालय के अधिकारियों को भ्रमित किया। किस लिए कि किसी तरह से वो खनन और इसका दोहन आरंभ कर दें। अब इसमें अगर मैं जाऊं तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार में बहुत सारी सभाएं हुई, फिर उन मीटिंगों में एक कमेटी बनाई गई, उसमें शामिल किए गए हमारे वन मंत्रालय के अधिकारी, फिर भारत सरकार में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और सर्वे ऑफ इंडिया जो कि नक्शे बनाती है, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भूगर्भ का एक अथॉरिटी है भारत सरकार में। जी जी। इन सब के अधिकारियों को इसमें सम्मिलित किया गया, और सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी ने भी एक रिपोर्ट दी। महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि जब ये सभाएं मीटिंग चल रही थी पिछले 6 महीनों से, तो पहले तो मैं ये कह दूं कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी न्यायालय के आदेश जो दिए वो बीच बीच में जो डायरेक्शन आ रही थी वो पालना में उन्होंने बना दी। तो पहले वो चल रहे थे कि भाई ये अरावली एक परिस्थिति है, इकोसिस्टम है, उसको किसी हाइट से अलग नहीं किया जा सकता, और इकोसिस्टम को कोई ऊंचाई मान के आप तोड़ नहीं सकते। अगर आप उस इकोसिस्टम को फ्रेगमेंट कर दोगे तो सारे जीव जंतु मर जाएंगे, जिसको हम एक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक जैविक प्रक्रिया होती है कुदरत में, पहाड़ों में, जी। उसमें कीड़े मकोड़े से लेके और बड़े जानवर तक सभी उसका हिस्सा होते हैं। जो उसमें उपलब्ध जल, वो जो पूरा का पूरा पारिस्थितिकी संतुलन है जी जी, वो कभी भी बायोडाइवर्सिटी, हाँ, तो वो कभी भी इस हाइट से, अरावली के हाइट से संबंधित नहीं है। चाहे आप हमारे यहाँ ऊंचा पर्वत ढोसी है, ढोसी पहाड़ के ऊपर जाओ, चाहे आप मैदान में जाओ, खेतों में वही पौधे हैं, वही लगभग प्रजातियां हैं, वही जीव जंतु हैं। तो इस प्रकार की कोई, मैं ये स्पष्ट करूं जनता को, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन दबाव में फिर अगर हम मैं बीच में, फिर आप अपनी बात आगे बढ़ाना। जो आप अरावली के बारे में कह रहे, पूर्व परिभाषित थी, पहले से ही परिभाषित थी। जियोलॉजिकल तो जो एक मिनट, जो अरावली के बीच में, जो दो पहाड़ियों के बीच में जो दर्रा जा रहा है, या बाहर बालू का टीला बन गया, और बालू के टीले के बीच में भी जो दीवार बन गई, दरार बन गई, यानी जो जमीन से भी गहरा चला गया गड्ढा, वो भी तो अरावली का क्षेत्र माना जाएगा? नहीं, इसके अलावा आप देखिए अरावली पहाड़ और जो लॉइस डिपोजिट, जिसको हरियाणा में भूड कहते हैं, जो टिब्बे, और उसके दूर टिब्बे, तो ये सब अरावली का हिस्सा है। ये अरावली इकोसिस्टम में हमारे खेत, मान लो हम गुड़गांव से चले और रेवाड़ी के बीच में गैप है, वो भी अरावली के सिस्टम का ये हिस्सा है। ऐसा नहीं है ये जो हाइट पे इन्होंने किया, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेतुका, बेबुनियाद, अवैज्ञानिक है। तो आपकी वो बात तो क्लियर है कि चाहे अरावली का भूड हो, चाहे हमारे जैसे यहाँ गुड़गांव से महेंद्रगढ़ तक जो कहते हैं कि 6-8 हजार साल पहले ये टिब्बे बने, सैंड ड्यून जिसको कहते हैं, बालू टिब्बे, वो हो या प्राइवेट लैंड, वो किसी तरह से अरावली इकोसिस्टम कैसा। देखिए दो बातें हैं, पहाड़ ये पहले अगर हम जाएं जियोलॉजी में तो ये सारा क्षेत्र पहाड़ था, और क्योंकि ये लगभग 2,500 से 3,000 मिलियन वर्ष पहले बनना शुरू हुआ, और बनते टाइम इतने इसमें लगभग 5 टेक्टोनिक एक्टिविटी या अपहीवल आए तो पहाड़ बढ़े। फिर उसमें क्या हुआ कि
हजारों लाखों साल करोड़ों साल तक वो घिसते रहे, इरोजन होता रहा, फिर जमा हो गई मिट्टी, फिर एक हलचल आई धरती, क्योंकि जो हमारा ये इंडियन प्लेट है तिब्बत से टकरा के अभी टकरा रहा है 2.5 सेंटीमीटर लगभग, और हिमालय उठ रहा है, तो ये भी इन पर भी प्रभाव पड़ा और ये उठते रहे, टूटते रहे, बढ़ते रहे। इस बार ये 5 टेक्टोनिक एक्टिविटी आई और लास्ट में जो दिल्ली सीरीज में जो ग्रेनाइट या ग्रेनोटाइट इंट्रूजिव है जी। वो, जब मैं कहता हूं कि 2500 मिलियन ईयर्स पहले से लेके वो 900 मिलियन ईयर के लगभग आखिरी इंट्रूजिव है, जिनको इरनपुरा ग्रेनाइट या और इंट्रूजिव है। इसमें थोड़ा हमारे बिहारी में रायोलाइट है, वो भी लेटर ऑन इंट्रूजिव है, और डोसी का पहाड़ हरियाणा के तो भिवानी से लेकर के दिल्ली के टच, मेवात, फरीदाबाद, 6 जिले मेरे ख्याल। हाँ, अब देखो आप पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दादरी और भिवानी, हाँ, ये अब ज्यादा वर्तमान में ये जिले में अरावली है हरियाणा के संदर्भ में। बाकी साउथ में जाए राजस्थान के बीचों बीच जा रहा है, फिर गुजरात और धरती के नीचे बॉम्बे हाई तक जा रहा है, धरती के नीचे जो कि समुद्र के नीचे है, तो पहाड़ अच्छा, यही बेल्ट जा रही है, यही बेल्ट जा रही है। तो एक अरावली को पहाड़ से नहीं कहते, धरती के नीचे अगर ये चट्टाने तो भी अरावली कहलाएगी। तो आज नहीं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ब्रिटिश पीरियड में बस चलो, नीचे तो जीव जंतु वनस्पतियां नहीं रह रही है, उसका तो कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि जो 100 मीटर की परिभाषा दी है, इसे लेकर के आपने कैसे मन बनाया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? जो देखिए, FSI ने कहा था भाई 3 मीटर स्लोप फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जनता के लिए, 3 मीटर जो 3 डिग्री का स्लोप हो वो पहाड़ मान नहीं हो, तो वो भी इन्होंने दरकिनार कर दी। मतलब जो पर्यावरण मंत्रालय ने रिपोर्ट दी उसमें अंतर्विरोध है अपनी ही रिपोर्ट में। बालवान साहब, एक बार बीच में टोक रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो 100 मीटर का फैसला दिया है, तो कहीं ना कहीं MOF की जो रिपोर्ट गई होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट की भूमिका संदिग्ध नहीं लग रही आपको? बिल्कुल, इसमें पूरी तरह से संदिग्ध लग रही है, क्योंकि अगर हम उनका पूरा एफिडेविट देखें और पूरी रिपोर्ट को पढ़ें तो पूर्व में वो ये मान रहे थे और कह भी रहे थे कि भाई इकोसिस्टम जो है वो तोड़ा नहीं जा सकता, फ्रेगमेंट नहीं हो सकता, और इकोसिस्टम का कंजर्वेशन कंटिन्यूअस होता है और हाइट से आधार पर उसको हम तोड़ा नहीं सकते, बीच बीच में माइनिंग या हाइट का कोई पहाड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कहा कि देखो, अगर बहुत जिद की होगी तो उन्होंने कहा 3% स्लोप वाले पहाड़ मान लो, लेकिन आखिरी में अनंत ये माना जाता है कि कोई बाह्य दबाव था उन पे, राजनीतिक या जो भी रहा होगा अफसरों पर, उन्होंने आखिरी में एक ऐसी रिपोर्ट दे दी कि नहीं जी 100 मीटर हाइट मान लेंगे। और उसमें रिपोर्ट में सबसे बड़ी गंभीर विषय ये है कि ये रिपोर्ट हाईली सब्जेक्टिव है। क्यों? देखिए, उन्होंने 100 मीटर हाइट के लिए हम समुद्र से तल से ऊंचाई मानते हैं पहाड़ों की। अब मैं गुड़गांव का उदाहरण लूं कि अगर गुड़गांव में फरीदाबाद से लेकर मेवात तक ये पहाड़ियां जाती हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही बेतुकी बेबुनियाद बात लिख दी कि जो कंटूर मानेंगे वो लोकल रिलीफ से मानेंगे। भाई लोकल रिलीफ क्या होता है? माइनिंग वाले कहेंगे, मान लो उदाहरण के लिए मानेसर की पहाड़ी, अच्छा, तो बड़ा पेज छोड़ दिया, इतना बड़ा पेज छोड़ दिया कि मान लो मानेसर की पहाड़ी पे माइनिंग कर रहे थोड़ी देर मान लो, तो माइनिंग वाले कहेंगे हम तो गांव के साथ पहाड़ के साथ वाला कंटूर मानेंगे है। वो दूसरा कहेगा जी हम लोवेस्ट, कहाँ लोकल, कौन सा लोकल क्लिक मानोगे आप? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब जिसको चाहे वैसे घुमा लेगा और इससे तो कोई एरिया बचेगा ही नहीं, सब 100 मीटर से। अब दूसरा मैं उदाहरण दूं आपको, माने गुड़गांव के पूर्व में बंदवाड़ी है। अब गुड़गांव का उस बंदवाड़ी हाईएस्ट पे आ गया थोड़ा, हाँ नहीं, अगर उस क्षेत्र में देखें तो लगभग लोकल रिलीफ जो है तो आसपास हाइट है 260 मीटर और बंदवाड़ी का हाईएस्ट है लगभग 300 मीटर 50 मीटर, सारी पहाड़ी खत्म हो। ऐसे ही फरीदाबाद का है, फरीदाबाद में पूर्व में जो बुढ़िया नाला वो निकलता है लगभग 305-4 मीटर हाइट पे है, और फरीदाबाद है नीचे पहाड़ में नीचे जाते हैं तो वो 250 के लगभग है। अब कोई कहेगा, फिर उन्होंने कहा कि वो जो कंटूर जो बंद हो जाए, अरे भाई ये एक पहाड़ी नहीं है, ये कंटिन्यूअस रिज है, इरोडेड है, उन्होंने क्षेत्र को देखा ही नहीं, अध्ययन ही नहीं किया, तो इसमें कंटूर बंद होगा ही नहीं, कहाँ तक जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर कंटूर बंद नहीं हो तो एक्स्ट्रापोलेट कर ले। भाई एक्स्ट्रापोलेट कैसे करोगे आप? वो भी एक इमेजिनरी चीज है। मतलब पूरा निर्णय
जो भूमाफिया होंगे उनके सब्जेक्टिव डिसीजन पे छोड़ दिया, उन पे कोई एक स्थायी तय अधिकारी भी मनमानी करेंगे। मनमानी करेंगे। तो अच्छा, मेरी एक जिज्ञासा थी, हाँ। आपने सुप्रीम कोर्ट में जो अनुरोध के लिए आप पहुंचे हैं, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, आपके पड़ोसी हैं, आप मूल रूप से महेंद्रगढ़ जिले के हैं और वो आपके पड़ोसी अलवर से सांसद हैं और केंद्र में पर्यावरण वन विभाग संभाल रहे हैं। आप उनका ज्ञानवर्धन कर सकते थे, उनको बता सकते थे, वो खुद विद्वान है, शायद आपकी बात मान जाते और अधिकारियों को फटकार लगा सकते थे। देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो संन्यास लेने के बाद, नौकरी छोड़ने के बाद पर्यावरण मंत्रालय गया ही नहीं। हालांकि कुछ लोग आए थे मेरे पास, एनजीओ या वो प्रेजेंटेशन करें, मैंने कहा देखो, जो आदमी पूरा आग्रह से ग्रसित हो उसको समझाने का बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमें भी अंदर की बातें पता है। आप कह रहे हो मंत्री मतलब पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकते हैं? हाँ जी, मैं उनको क्लीन चिट नहीं देता, मैं कौन होता हूँ देने वाला जी। मेरे को फकीर की कोई औकात नहीं। फकीर की सबसे बड़ी औकात होती है, फकीर ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, बाकी तो किसी को चिंता हुई नहीं ना। लेकिन मेरा का ये मानना था कि जो अंदर से जो खबरें आती थी कि भाई जो माइनिंग लॉबी है या जो बनाने वाले, क्योंकि पहले इन्होंने 2023 में ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को अमेंड किया, वो भी एक तरह से अरावली को ध्यान में रख के या एक तरह से वनों का विनाश आधारित था। तो उसके बाद ये मेरे को नहीं, लगभग सभी को लगने लग गया था कि जो मंत्री जी का दिशा कहीं से और कहीं से आ रहा है, ये जो शोधन कर रहा है या अमेंडमेंट कर रहा है, इससे वन बचेंगे नहीं, वनों का विनाश होगा। और फिर दूसरे रिटायर्ड IAS ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट गए और वो चल रही है केस, उन्होंने कहा कि जी, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर ये जो अमेंडमेंट मान लेंगे 2023, गोडा वर्मन का एक बार जिक्र करना, क्योंकि मेरे ख्याल से आपकी याचिका उसी से जुड़ी हुई है। उसी जुड़ी है, वो बताना एक बार। तो वो कहने लगे कि 40% हमारे भारत के जंगल तो खत्म हो जाएंगे। तो इसमें भी ये था कि भाई मेरा कोई औचित या यूं कहो कि कोई बनता ही नहीं था कांड की मैं बाबा जी मैं चक्कर काटू, इसलिए मैं नहीं गया। अब 2 केस चल रहे थे, MC मेहता और गोदा वर्मन। गोदा वर्मन 1995 से चल रहा केस है और गोदा वर्मन में हमने डाला कि गोदा वर्मन में ये केस हमने IA डाली, इंटरलोकटरी एप्लीकेशन जो होती है। मुझे भी कनेक्ट कर ले आप। हाँ, मुझे भी उसमें जोड़ ले। और वो हमने इसीलिए डाली कि भाई कोई तो जाएगा ना। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारी और संस्थाएं भी, पब्लिक में भी बहुत भारी विरोध है इस निर्णय का, और वो भी जाएंगे और मेरे पास राय के लिए भी आए थे और मैं उनके साथ हूँ। लेकिन एक क्योंकि 19 को सुप्रीम न्यायालय छुट्टियां हो रही थी विंटर की, और रिव्यू के लिए विद इन मंथ कुछ ऐसा वकीलों ने बताया डालना पड़ता है, तो हम जल्दी में, और मैं यहाँ भी करूँ कि जो कुछ सीनियर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा, मेरे को रिक्वेस्ट किया या कहा अभी आप डालो, पार्टी बनो। तो उनके अनुरोध पे मैं पार्टी बन गया और मैंने डाला। उन्होंने देखो सब कुछ जो भी मेहनत है वो कुल मिला के पर्यावरण की चिंता को लेकर के गए हैं। हाँ। अभी क्या है, एक दूसरा मामला ये है कि आपने पहले भी सवाल उठाया था और अभी एक बार कई बार सवाल आ जाता है जंगल सफारी का। 10,000 एकड़ में अरावली में जंगल सफारी गुरुग्राम मेवात गुरुग्राम इसकी सीमा में विकसित होनी है, तो जंगल सफारी को लेकर के भी आपका क्या नजरिया है? क्या इसका असर उस पर भी पड़ेगा? जंगल सफारी के विरोध में हम 4 रिटायर्ड IAS ऑफिसर और 5-6 लोग गए हैं, वो भी हमारी अभी विचाराधीन है, उसमें स्टे मिल गई। और हम तो इस IA में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अनुरोध यही किया था सुप्रीम कोर्ट से कि भाई आप हमें जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं जारी करो कि आपकी जो FSI रिपोर्ट में कुछ कहा है, आपने सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि भाई MOF की रिपोर्ट मान लेंगे तो और 100 मीटर मान लेंगे, तो उसको क्लैरिफाई करो कि आपने वो जो 3 डिग्री स्लोप का FSI की, तो उसका क्या किया, जो इकोसिस्टम का था वो कहाँ गया। तो एक तरह से क्लैरिफिकेशन हमने ये डाला तत्काल, और हमें आशा थी कि हमने अनुरोध किया था कि जी आप तब तक इस निर्णय की अनुपालना पे रोक लगा, लेकिन वो हमें सफलता नहीं मिली। हमारी 7 जनवरी को अगला तारीख मिली। जी बालवन साहब, एक आप जो FSI की बात कर रहे, तो मैं FSI को लेकर के एक सवाल है मेरा
कि FSI में, पहले दर्शकों को बता दूं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है हर वर्ष अपनी रिपोर्ट देते हैं। जो हम जो कल चर्चा कर रहे थे, जो ऊंचाई जो 100 मीटर निर्धारित की है, अगर 100 मीटर को मान लिया गया तो कितना परसेंट जो है मतलब नुकसान, या कितना परसेंट पहाड़ी क्षेत्र, कितना प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र जो है इसके दायरे में आ जाएगा? देखिए, FSI ने जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी है उसमें तीनों स्टेट का, चारों स्टेट, दिल्ली का भी हम भूल नहीं सकते, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात जी। तो उन्होंने गुजरात में ग्राउंड वर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई बहुत कम पहाड़ियां हैं जो इस तरह की डेफिनेशन से 100 मीटर के दायरे से बाहर रहेंगी। वो कहा कि 90% जो राजस्थान का पहाड़ है, क्योंकि अरावली का अगर टोटल का क्षेत्र देखें तो मैक्सिमम राजस्थान में, जी जी, तो 90% राजस्थान के हो जाए। अगर मैं हरियाणा का, मैंने खुद सर्वे सीट पे बैठ के अनुमान लगाया जी, परिवर्तन हो सकता है, तो 95 से 98, 99% हरियाणा का बाहर हो जाएगा, तो साफ हो जाएगी फिर तो कोई बचेगा ही नहीं कुछ भी। क्योंकि जो मैंने कहा कि उसमें जो लोवेस्ट जो लोकल रिलीफ है उसमें प्योरली सब्जेक्टिव है, वो कौन क्या मानेगा। माइनिंग वाले कहेंगे हम तो पहाड़ के साथ वाला कंटूर लेंगे, देखो ये आगे जा रहा है हाइट में, कंटूर को लेकर के विवाद चलता रहेगा, जो ये ये किस जगह से माप किया जाए ये तय नहीं होगा, तय होगा नहीं। और राजनीतिक जो हस्तक्षेप होगा या जो कॉलोनाइजर कॉर्पोरेट का हस्तक्षेप होगा वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि वही तो कराते हैं सारे निर्णय बैकडोर से, तो जो पैसे देगा वो खेलेगा, सीधी सी बात है। तो ये तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं इस निर्णय को अगर हम लागू करते हैं, तो अरावली नाम की चीज ही नहीं बचेगी। इसका दुष्परिणाम क्या होगा? दुष्परिणाम देखिए, अरावली हमारा जीवन दायनी पहाड़ है, और मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि ये सभ्यताओं का संरक्षण करता रहा है। अब तो अवशेष जो कि एविडेंस मिल गए हैं कि जब मनुष्य बना उससे पहले जब आदमी खड़ा होने लगा, उसको कहते हैं होमो इरेक्टस, लगभग 1.5 लाख से 40,000 साल पहले, तो होमो इरेक्टस के एविडेंस मिल गए यहाँ। फिर उसके बाद बना होमो सैपाइन, तो होमो सैपाइन के जो 40-50 हजार साल पहले था उसके हथियार गुफाओं में, मांगड़ में, इस क्षेत्र पूरे अरावली में, अनंतपुर में, सब में क्षेत्र में मिल गए कि भाई यहाँ होमो इरेक्टस भी था, होमो सैपाइन भी था, यहाँ सकता भी। फिर जब महाभारत पढ़ते हो आप, तो महाभारत में धृतराष्ट्र दुर्योधन को कहता है आप जो पुररवा और ययाति की जो राजधानी थी, वो जो इंद्रप्रस्थ के नाम जहाँ दिया गया, वो खंडर हो चुकी, वहां जाके बसाओ। तो यहाँ पर इसका मतलब जो पहले के राजा थे वैदिक पीरियड से पहले के, वो यही थे। और फिर अगर आप जाओ और महाभारत में संदर्भ देखो तो गंधर्व, वो न कृष्ण से हारे न अर्जुन से हारे, तो एक बहुत विकसित सभ्यता थी यहाँ पर अरावली में। फिर उन्होंने आग लगाई, आग लगाते फिर वो बाहर आए हैं, फिर उन्होंने जो मानो या न मानो महाभारतकालीन कथाएं हैं, जो कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं, उनका कोई पुरातत्व का वो तो नहीं है एविडेंस, बट जो कथाएं हैं वो उनको कहीं से आई है जैसे भी। लेकिन जो होमो इरेक्टस और होमो सैपाइन है वो तो प्रमाण है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि भी यहाँ मानव विकसित हुआ। और एज भूगर्भवेता जहाँ मेरा ज्ञान है, उसमें एक पूरी धरती पे एक आइस एज थी 11,500 से लेकर 14,000 साल तक, मतलब पूरी पृथ्वी पानी से ढकी हुई थी। तो प्लेन एरिया में 2000 साल में बर्फ पिघली है, तो प्लेन एरिया में आदमी कहाँ रहता, नीचे वाले में तो पानी भर गया वो पिघल के। तो इन अरावली की गुफाओं में ही आदि मानव जो रहा है, जब जैसा कि माना जाता है पूरी दुनिया में लगभग 10,000 साल पहले लगभग कृषि आरंभ हुआ और आदमी स्थायी ग्रुपों में रहने लगा। तो एक तरह से अगर आप अरावली को नष्ट करते हो तो मानव सत्ता को नष्ट कर रहे हो। और यहाँ ही नहीं, चित्तौड़गढ़ में मिले हैं, अजमेर और अलवर, ये जो जयपुर जिले में भी मिले हैं। मेरी पुस्तक में भी उनका वर्णन दिया है, अरावली पे जो बुक लिखी, हाँ, अरावली को सिस्टम मिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन जो लिखी है। तो ये चीज को आप इग्नोर कर रहे हो। जो बुक मिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन की जो बालवान साहब ने लिखी है, हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, वो बुक को आप देख सकते हो। और अभी बालवान साहब ने जो अरावली को लेकर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो अब याचिका गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो पीछे फैसला दिया है, MOF की जो भूमिका रही है, ये सारी बातों पर विस्तार से चर्चा की है। आपने स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती की बातें सुनी। ज्ञानानंद सरस्वती के साथ साथ
पूर्व IFS अधिकारी RP बालवान जी की बातें सुनी। RP बालवान जी ने आपको अरावली के बारे में, जल जंगल जमीन के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। शायद सरकार को इनकी बात पसंद नहीं आए तो सरकार के लिए हमको और आपको क्या चिंता करनी है। सरकार को सलाह हमने नेक दे दी है, माने सरकार उनकी मर्जी। और भूपेंद्र यादव तक आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब वो बचा लें तो अरावली को बचा लें। धन्यवाद।